नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के महत्वपूर्ण टॉपिक संपत्ति का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको LLB, LLM, PCHJ, NET, GRF, हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम जुडिशियल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 में संपत्ति अंतरण की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार किसी जीवित व्यक्ति द्वारा एक या अन्य जीवित व्यक्तियों या स्वयं को वर्तमान या भविष्य में संपत्ति का अंतरण किया जाना संपत्ति अंतरण कहलाता है। संपत्ति अंतरण के आवश्यक तत्व: एक कार्य जीवित व्यक्तियों द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण एक या अन्य जीवित व्यक्तियों या स्वयं को हस्तांतरण वर्तमान या भविष्य में प्रभावी होना। अधिनियम की धारा 5 में जीवित व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्तियों के अलावा विधिक व्यक्तित्व वाली संस्थाएं, कंपनी, निगमित या अनिगमित निकाय एवं सार्वजनिक निकाय शामिल है। लेकिन प्रत्येक विधिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को भी जीवित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। जैसे मूर्ति, वफ्त, न्यायालय ये विधिक व्यक्तित्व रखते हुए भी जीवित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसी प्रकार से दास एवं फरार व्यक्ति को भी जीवित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसीलिए ये संपत्ति अंतरण करने योग्य नहीं है। अधिनियम में गर्भ के बच्चे को जीवित व्यक्ति माना गया है। पारिवारिक बंदोबस्त, समर्पण, परित्याग, बंटवारा, समझौता और सुखाधिकार का सृजन तथा वसीयती प्रपत्रों द्वारा किए गए अंतरण को संपत्ति का अंतरण नहीं माना जाता है। पारिवारिक बंदोबस्त के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पक्षकार ना तो समझौते को रद्द कर सकते हैं और ना ही समझौते का पालन करने से पीछे हट सकते हैं। अथवा अकुलम बनाम गजेला पप्पी रेड्डी के वाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक बंदोबस्त संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति अंतरण नहीं माना जा सकता है। वहीं BN सरीन बनाम अजीत कुमार के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत बंटवारा संपत्ति अंतरण नहीं है। सामान्य नियम है कि सभी प्रकार की संपत्ति, चाहे वे चल हो या अचल, मूर्त हो या अमूर्त, अंतरित की जा सकती हैं। लेकिन किसी अधिनियम के द्वारा उसके अंतरण पर रोक लगाई गई है तो उसका अंतरण नहीं हो सकेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक वैध अंतरण के लिए संपत्ति का अंतरण योग्य होना आवश्यक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत जिन संपत्तियों को अंतरित किया जा सकता उनका उल्लेख किया गया है। धारा 6 के अनुसार सभी संपत्तियों को अंतरित किया जा सकता है, पर धारा 6 के अंतर्गत 10 ऐसे अपवाद दिए गए हैं जिन्हें अंतरित नहीं किया जा सकता है। संभावनाओं का अंतरण सेक्शन 6A यह प्रतिबंध लोक नीति के आधार पर लगाया गया है। मात्र संभावना को अंतरणीय बनाए जाने पर भविष्य में होने वाला उत्तराधिकारी अपनी संपत्ति का अंतरण करने लगेगा, परंतु उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली संपत्ति में परिवर्तन हो सकता है जिससे अनिश्चितता को बढ़ावा मिलेगा और दावों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों विधियों में इसके अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल पुनः प्रवेश का अधिकार सेक्शन 6B किसी पश्चातवर्ती शर्त के भंग होने पर पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस संपत्ति के स्वामी को अंतरित किया जा सकता है, किसी अन्य को नहीं। जैसे इस प्रकार की शर्त को त्याग करने पर उसके स्वामी को इसका अंतरण मान लिया जाएगा। पुनः प्रवेश का अधिकार संपत्ति के साथ अंतरित किया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका संपत्ति पर अधिकार नहीं है उसके पास पुनः प्रवेश का भी अधिकार नहीं हो सकता है। पुनः प्रवेश का अधिकार तब भी अंतरित हो जाएगा जब पट्टाकर्ता पट्टेदार को स्थायी पट्टा दे दे। ऐसी स्थिति में पट्टाकर्ता के पास पुनः प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। सुखाधिकार का पृथक अंतरण: सुखाधिकार उस संपत्ति से अलग जिसके साथ में जुड़ा हुआ है कोई अलग अस्तित्व नहीं है। जब संपत्ति का अंतरण होगा तो संपत्ति के साथ अपने आप अंतरित के पास चला जाएगा, परंतु सुखाधिकार अपने आप में एक संपत्ति नहीं है, अतः केवल सुखाधिकार का प्रदान किया जाना संपत्ति का अंतरण नहीं है। प्रतिबंधित हित या व्यक्तिगत अधिकार: संपत्ति में ऐसा हित जो उपयोग में स्वयं स्वामी तक ही सीमित है उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिबंधित हित के अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जैसे भरण पोषण का अधिकार, पूर्व क्रय अधिकार, एक मंदिर के सेवादार का पद, मठ के महंत का पद, वक्फ के मुत्तलबी का पद। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपयोग के लिए अंतरित की गई संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसे संपत्ति का अंतरण प्रतिबंध के उद्देश्य को ही असफल कर देगा। उदाहरण के लिए एक ऐसा अधिकार जो उपयोग की दृष्टि से केवल आ तक ही सीमित है, बा को अंतरित नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम विधि में हक सुफा के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि ऐसे अधिकार के अंतरण से वह उद्देश्य असफल हो जाएगा जिस का अधिकार प्रदान किया जाता है। भरण पोषण का अधिकार। भावी भरण पोषण के अधिकार से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से भोजन, आवास, वस्त्र एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं को प्राप्त करना है। यह व्यक्तिगत अधिकार है और यह किसी संपत्ति विशेष पर आधारित होता है। यदि भरण पोषण की राशि बकाया हो गई हो तो बकाया राशि का अंतरण किया जा सकता है, परंतु भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि का अंतरण नहीं किया जा सकता है। भरण पोषण की बकाया राशि के लिए प्राप्त डिक्री का समानुदेशन द्वारा अंतरण किया जा सकता है। केवल वाद लाने का अधिकार। वाद लाने का अधिकार पीड़ित पक्षकार का व्यक्तिगत अधिकार है, अतः एक दुष्कृति के परिणाम स्वरूप नुकसानी पाने के लिए वाद लाने के अधिकार का या संविदा भंग के परिणाम स्वरूप नुकसानी पाने के लिए वाद लाने के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है। लोकपद का अंतरण। सेक्शन 6F। लोकपद अंतरित नहीं किया जा सकता है, ना ही उससे जुड़ा वेतन। कोई भी व्यक्ति लोकपद अपनी व्यक्तिगत योग्यता के कारण प्राप्त करता है, अतः अपना पद किसी अन्य को अंतरित करना लोक नीति के विरुद्ध होगा। सेक्शन 6F के संबंध में एक अपवाद CPC के सेक्शन 60 में दिया गया है। इस सेक्शन के अनुसार डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति के वेतन को भी कुर्क किया जा सकता है। एक व्यक्ति करार के माध्यम से वादा करता है कि अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने भाई को देगा क्योंकि उसके भाई ने उसे पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया है। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने अनथैया बनाम सुब्बा राव नामक वाद में अभिनिर्धारित किया कि ऐसा करार धारा 6F के प्रावधानों से बाधित नहीं होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बाद में लोक सेवक बना है। अपने निर्णय की पुष्टि में न्यायालय ने तर्क देते हुए कहा कि करार की धनराशि करार करने वाले व्यक्ति अपनी बचत या अन्य आय से दे सकता है या लोकपद का अंतरण नहीं है। पेंशन या वृत्तिकाओं का अंतरण। सेक्शन 6G। पेंशन सेवाओं के बदले नहीं बल्कि पूर्व में दी गई सेवाओं के बदले प्राप्त होती है। पेंशन उपहार नहीं है। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि पेंशन तभी तक पेंशन रहती है जब तक कि वह आदत है और सरकार के हाथों में है, परंतु जैसे ही वे पेंशन भोगी या उसके विधिक प्रतिनिधि या अभिकर्ता को भुगतान कर दी जाती है, उसके बाद यह कुर्क भी की जा सकती है और इसका अंतरण भी किया जा सकता है। चूंकि पारिवारिक पेंशन संपत्ति नहीं होती है, अतः वह अंतरण योग्य नहीं है, इसीलिए इसे वसीयत के द्वारा भी अंतरण नहीं किया जा सकता है। वे परिस्थितियां जिनमें अंतरण नहीं हो सकता है। धारा 6H। धारा 6A से लेकर 6G तक इस बात की विवेचना करती है कि किस प्रकार की संपत्ति हित का अंतरण नहीं हो सकता है, परंतु धारा 6H इस बात की विवेचना करती है कि किन स्थितियों में संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है। इसमें 3 बातों का जिक्र है। जहां अंतरण हित के प्रतिकूल हो, जहां अंतरण हित के प्रकृति प्रतिकूल हो, या जहां अंतरण संपत्ति के स्वभाव के लिए क्षतिकर हो, वहां ऐसा अंतरण संपत्ति के स्वभाव के प्रतिकूल होगा। इसी प्रकार सामुदायिक वस्तुएं जैसे प्रकाश, वायु, नदियां एवं समुद्र का जल प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जिनका अंतरण नहीं हो सकता है। विधि विरुद्ध उद्देश्य या उसका प्रतिफल। अंतरण के विधिमान होने के लिए आवश्यक है कि उद्देश्य एवं प्रतिफल दोनों वैध होने चाहिए। उद्देश्य वही चीज है जो प्रतिफल है। उद्देश्य से तात्पर्य प्रयोजन का आशय होता है। किसी अंतरण का उद्देश्य प्रतिफल वैध है, इस बात का निश्चय भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 के संदर्भ में किया जाना चाहिए। वे व्यक्ति जो अंतरित होने से विधिवत निर्हित हों। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 136 में ऐसे लोगों की सूची दी गई है जो कानूनन अंतरित नहीं हो सकते हैं। धारा 136 के अनुसार कोई भी न्यायाधीश या विधि व्यवसायी अथवा कोई ऑफिसर जो किसी न्यायालय में सशक्त है, किसी अनुयोज्य दावे में किसी अंश या हित का ना तो क्रय करेगा, ना दुर्व्यापार करेगा, ना उसके लिए अनुबंध करेगा और ना ही उसे प्राप्त करने के लिए कोई करार करेगा। भारत में यद्यपि एक अवैध की संविदा शून्य है, फिर भी वह संपत्ति अंतरण में अंतरित हो सकता है, वह संपत्ति का क्रेता हो सकता है, परंतु एक अवैध एक पट्टे में पट्टेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे किराए के भुगतान आदि की संविदा करनी होती है जो वह नहीं कर सकता है। न्यासी न्यास संपत्ति में हितधारी का हित क्रय नहीं कर सकता है। खेतिहर पट्टों एवं पट्टेधारी काश्तकारों के कुछ अधिकारों का आरक्षण। 6I। यह उपखंड वहां लागू होता है जहां अधिभोग के अधिकार के विरुद्ध प्रतिबंध विधि द्वारा अधिरोपित किए गए हैं। यह नियम वहां लागू नहीं होते हैं जहां प्रतिबंध पक्षकारों के करार के द्वारा या डिक्री के माध्यम से लगाए गए हैं। इस खंड के अंतर्गत निम्न प्रकार के हितों को अंतरणीय बनाया गया है। एक ऐसा अभिधारी जिसका अधिभोग का अधिकार अंतरणीय है, अधिभोग में अपने हित का अंतरण नहीं कर सकता है। ऐसी संपत्ति का कृषक जिस संपदा के लिए राजस्व देने में व्यतिक्रम हुआ है, भूमि में अपने हित का अंतरण नहीं कर सकता है। ऐसी संपत्ति का पट्टेदार जो प्रतिपाल अधिकरण के प्रबंध के अधीन है, अपने हित का अंतरण नहीं कर सकता है।
संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 में संपत्ति अंतरण करने वाले व्यक्तियों की सक्षमता के बारे में बताया गया है। धारा 7 के अनुसार संविदा करने के लिए योग्य व्यक्तियों के लिए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 की शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 8 में अंतरण के प्रभाव के विषय में बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।